नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सी योगेश वर्मा। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है वो है GSTR 3B के ऊपर कि कैसे अपन आउटपुट टैक्स को डिक्लेयर करते हैं, कैसे अपनी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अपन यहाँ पर क्लेम करते हैं और जो डिफरेंस होता है उसका पेमेंट अपन कैसे करते हैं। ठीक, सबसे पहले आप जो GSTR 3B उसमें जाने के लिए ये फाइल्स रिटर्न है, यहाँ पर आप जाएँगे। यहाँ पर अपन पीरियड को सिलेक्ट कर लेंगे, कौन से फाइनेंशियल ईयर की अपन रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कौन सी क्वार्टर है और कौन सा मंथ है। तो अपना जो फाइनेंशियल ईयर करंट में चल रहा है वो है 2024-25 क्वार्टर अपना फर्स्ट चल रहा है और जो रिटर्न है वो जाएगी मई की। तो मई को अपन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जब अपन मई को सेलेक्ट कर लेते हैं तो अपने पास ये ऑप्शन खुल जाता है। इसके अंदर GSTR 1 है, GSTR 2A है, 2B है और GSTR 3B है। GSTR 1 के अंदर अपन ने आउटवर्ड जो सप्लाई थी उसको अपन ने यहाँ पर डिक्लेयर किया था। 2A के अंदर जो अपनी परचेज होती है और जो सप्लायर अपनी जो रिटर्न है वो फाइल कर देता है, तो अपने जो इन्वॉइसेज है वो GSTR 2A में शो करते हैं। और GSTR 2B के अंदर भी अपने जो परचेज के इन्वॉइसेज है वो इसके अंदर शो होते हैं। 2A और 2B में डिफरेंस क्या है कि जो 2A है वो डायनेमिक है, वो चेंज होती रहती है, और जो GSTR 2B वो स्टैटिक है, वो चेंज नहीं होती है। मतलब अगर GSTR 2A के अंदर आपका जो सप्लायर है उसने जिस भी पीरियड की रिटर्न है उसकी 11th डेट तक अब उसने अगर रिटर्न को फाइल नहीं किया है, यानी टाइमली उसने अपनी रिटर्न को फाइल नहीं किया है, तो भी अगर वो अपनी जो रिटर्न है उसको बाद में फाइल करता है, जैसे GSTR 1 की जो लास्ट डेट होती है वो 11 तारीख होती है, उसने मान लो 12 तारीख को अगर रिटर्न लगाई तो भी जो इनवॉइस है वो GSTR 2A में शो करेगा। लेकिन एक GSTR 2B स्टैटिक रिटर्न है। अगर आपका जो सप्लायर है वो 11 तारीख तक अपनी रिटर्न फाइल कर देता है तभी वो GSTR 2B के अंदर शो होगा। अगर वो मान लो 12 या 13 तारीख को शो करता है तो नेक्स्ट मंथ की आपकी जो GSTR 2B है वो वहाँ पर वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट होगा। और अब जो ITC है वो भी अपन को GSTR 2B के अकॉर्डिंग लेनी होती है। जो इनवॉइस GSTR 2B में शो होता है अपन उसी की जो इनपुट है वो अपन अपने GSTR 3B में क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो GSTR 3B है इसका ऑप्शन अपने पास है, तो इसको अपन ओपन कर लेंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू फाइल न्यू रिटर्न। अगर आपकी न्यू रिटर्न है तो आप इसको यस करके और जो रिटर्न है उसको सबमिट कर सकते हैं। सीधा OTP आएगा आपके पास, कोई भी डिटेल्स आपको सेव करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास डेटा है तो आप इसको नो सेलेक्ट करिए और नेक्स्ट मंथ पर क्लिक कर दीजिए। अब ये GSTR 3B है, इसका फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर कुछ टेबल्स है जिनके अंदर अपन को डिटेल्स फिल करनी होती है। जो सबसे पहले जो टेबल है वो है 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई एंड रिवर्स चार्ज, यानी जो आप अपना आउटवर्ड है वो GSTR 1 में जो डिक्लेयर करके आते हैं वो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होता है। और कोई भी अगर आपकी RCM की लायबिलिटी है वो अपन को यहाँ पर डिक्लेयर करनी पड़ती है, क्योंकि RCM की जो लायबिलिटी है वो GSTR 1 के अंदर नहीं जाती, वो आपको GSTR 3B में शो करनी होती है। यहीं अपने को उसका टैक्स का पेमेंट वो करना होता है। और जो दूसरी जो टेबल है जो अपन को फीड करनी है वो है एलिजिबल ITC, यानी अपन ने जो परचेज किया है उस पर जो ITC अपन को मिलता है वो अपन को यहाँ पर क्लेम करनी है। और बाकी की जो टेबल है वो अपन को कुछ भी फीड नहीं करना, सिर्फ अपनी जो 2 टेबल है इसी के अंदर अपना GSTR 3B को फाइल करना है। सबसे पहले जो टेबल नंबर 3.1 है इसको अपन ओपन कर लेंगे। तो इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड। तो अपन ने GSTR 1 के अंदर कोई भी B2B के अंदर या B2C के अंदर जो सप्लाई अपन ने डिक्लेयर करी होती है उसका टोटल यहाँ पे शो होता है। जैसे अपन ने जो सप्लाई है वो मई मंथ में GSTR 1 में 1,20,000 की शो करी थी, तो अपन को यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये कौन सा टर्नओवर का जो टैक्सेबल होगा ओनली, यानी जो B2C और B2B के अंदर जो टैक्सेबल टर्नओवर है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि ये अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड है। फिर जो जीरो रेटेड है उसको अपन कहाँ शो करेंगे, जीरो रेटेड यानी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। यानी जीरो रेटेड कौन सी हो गई, जो अपन एक्सपोर्ट करते हैं ना वो होती है जीरो रेटेड।
या सेज को अपन जो सप्लाई करते हैं तो वो इसको अपन यहाँ पर जो कॉलम नंबर बी है वो यहाँ पर अपन शो करते हैं। फिर जो थर्ड है वो है अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड, यानी जिन गुड्स को एग्जाम कर रखा है नोटिफिकेशन या जिन पर जो रेट है वो रिड्यूस करके 0% कर दिए, तो उनकी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर कॉलम नंबर सी के अंदर जाएगी। फिर अपनी कोई आरसीएम की लायबिलिटी है, आरसीएम अपन बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज लेते हैं उस पर अपन को आरसीएम देना होता है, या कोई लीगल सर्विस अपन ने एडवोकेट के लिए है उस पर है, या अपन ने रेसिडेंशियल जो प्रॉपर्टी है उस पर अपन ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है तो वो भी अपन को यहाँ पे शो करना होता है। तो आरसीएम की कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज या गुड्स है जिनके ऊपर आरसीएम लगता है, तो वो अपन को ध्यान रखना होगा कौन कौन सी सर्विसेज या गुड्स है जिस पर आरसीएम लगता है, तो उनको अपन को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना होगा। और फिर नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, ऐसी सप्लाई जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है तो वो यहाँ पर शो होगी। जैसे मान लो आप रियल इस्टेट के अंदर हैं, तो अगर आपने जो आपका प्रोजेक्ट है उसका कंप्लीशन हो गया तो कंप्लीशन के बाद आप पर जीएसटी नहीं लगती, उसके लिए उस पर आपको वो नॉन जीएसटी होती है क्योंकि उस पर स्टाम्प ड्यूटी वगैरह लगती है। और जैसे लिक्कर वगैरह है उन पर भी जीएसटी नहीं है तो वो यहाँ पर अपन को शो करनी होती है। ठीक है, अपने पास कोई आरसीएम की लायबिलिटी है नहीं और अपनी जो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है वो ऑलरेडी अपन ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दी है। कंफर्म कर देंगे अपन इसको। अब जो हमारी जो नेक्स्ट टेबल है जिस पर अपन को डेटा फीड करना वो है एलिजिबल आईटीसी। इसके अंदर जो फर्स्ट अपना कॉलम है वो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आपने मान लो कोई इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया है, यानी बाहर की कोई कंट्री है उससे अपन ने कोई कैपिटल गुड्स या कोई रॉ मटेरियल अपन ने इंपोर्ट किया है तो उसकी डिटेल्स अपनी यहाँ पे शो होगी। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, मान लीजिए कोई आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है तो उसकी डिटेल अपनी यहाँ शो होगी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर आरसीएम है तो अपन को जो अपनी जीएसटीआर 3B है उसके टेबल नंबर वो 3 में भी उसका जहाँ आरसीएम अपन को दिखाना शो करना होता है वहाँ पे उसकी डिटेल जाएगी और फिर उसका जो इनपुट है वो अपन यहाँ पर क्लेम करेंगे। फिर है इनवार्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, यानी अगर कोई आरसीएम है जिस पर अपन ने टैक्स किया है 3B के अंदर तो उसकी जो इनपुट है वो अपन यहाँ पर क्लेम कर लेंगे। फिर है इनवार्ड सप्लाई फॉर आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये नॉर्मली लोगों के लिए यूज़फुल नहीं है, जिसकी 4 से 5 जीएसटी रजिस्ट्रेशन है और वो आईएसडी की सर्विस लेता है तो उसके लिए यूज़फुल है। नॉर्मली अपने लिए इसका कोई यूज़ नहीं है तो इस पर अपन कोई भी डिटेल्स फीड नहीं करेंगे। फिर है ऑल अदर आईटीसी, यानी जो भी आपकी जीएसटी 2B के अंदर आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही है वो यहाँ पर शो होगी। और ये जो आपकी इनपुट शो हो रही है आपको उसको अपनी बुक से मेज कर लेना है कौन सी इनपुट है आपकी जो जीएसटी 2B में शो हो रही है और कौन सी नहीं हो रही है। तो आप उसकी एक एक्सेल शीट प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपने कुछ परचेज़ करी वो मई में रिफ्लेक्ट होने हो लेकिन सप्लायर की फॉल्ट की वजह से वो उसने 11th डे तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी और बाद में उसने रिटर्न फाइल करी है तो वो जो इनपुट है वो आपकी नेक्स्ट मंथ की जीएसटी 2B है उसमें शो करेगी और आप इनपुट भी उसी वक्त ले पाएंगे, आप अभी उसका इनपुट नहीं ले पाओगे। तो आप इसको मेज करके ही अपनी जो रिटर्न है उसको फाइल करिएगा और ऑल अदर आईटीसी में अगर आपका कुछ चेंजेज है तो यहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक, फिर अगर आपका कोई आईटीसी रिवर्सल बनता है, यानी आप एज पर रूल 38, 42 और 43 के कॉमन एग्जेम्प्ट सप्लाई और आप टैक्सेबल सप्लाई दोनों करते हैं तो आपकी जो कॉमन आईटीसी अगर वो रिवर्सल बनती है या आपकी सेक्शन 17(5) में ब्लॉक क्रेडिट है कि जिसका जो इनपुट है वो अवेलेबल ही नहीं है तो आपको उसको यहाँ पर रिवर्स करना होता है। जो आपकी नेट आईटीसी है वो यहाँ पर निकल के आ जाती है। और फिर जो
कॉलम डी है वो यहाँ पर आ जाता है ITC reclaim which was reversed under टेबल नंबर 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड। मान लीजिए आपने कुछ ITC को है वो रिवर्स किया है, यहाँ पर टेबल नंबर ये 4 है, उसका B है और ये 2 है। अदर रिवर्सल क्या होता है कि आपने यहाँ पे बुक्स में शो कर दिया अपने परचेज को कि हमारे जो टोटल ITC है वो 10,000, मान लो यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो 8,000 शो करती है, 8,927, लेकिन आपकी जो बुक्स है उसके अंदर जो इनपुट है वो 10,000 शो कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो अमाउंट है वो 10,000 करेंगे और जो GSTR 2B में आपका रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है उसको यहाँ पर 2 के अंदर रिवर्स कर देंगे। जो नेट आपका ITC है वो यहाँ पर इतना अमाउंट शो होगा। ठीक है। फिर दूसरा है इन एलिजिबल ITC अंडर सेक्शन 16(4) ITC रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी इन एलिजिबल सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 किसकी है कि अगर कोई इनपुट है वो टाइम बार्ड हो जाती है, यानी कुछ ऐसी इनपुट होती है जो आपकी जो नेक्स्ट ईयर की नवंबर मंथ है उस तक शो नहीं होती है और नवंबर मंथ के बाद शो होती है, तो जो ITC है वो इनएलिजिबल हो जाती है। क्योंकि आपको जो ITC वो आप कब तक क्लेम कर पाएंगे सेक्शन 16(4) के अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए आपकी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है 2023 और 24, तो उसकी कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो आप नवंबर 30 तक उसको आप क्लेम कर सकते हैं। 30 नवंबर 2024 तक आप उस इनपुट को क्लेम कर पाओगे। अगर उसके बाद वो इनपुट रिफ्लेक्ट होती है तो उसको आप इस यहाँ पर कॉलम नंबर D के 2 के अंदर इसको शो करेंगे। ठीक है। अपनी जो ITC है वो बुक्स के अकॉर्डिंग पूरी मैच है और इसको अपन यहाँ पर एज इट इज़ करेंगे, उसको कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर अपन डेटा है उसको सेव कर देंगे। GSTR 3B डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, अपनी डिटेल्स है वो सेव हो गई है और प्रोसीड टू पेमेंट अपन यहाँ पर उसको करेंगे। पेमेंट करने से पहले अपन इसको प्रीव्यू करके देख लेंगे कि अपनी जो GSTR 3B है वो करेक्ट फाइल हुई है या नहीं हुई। प्रीव्यू करोगे तो आपकी नीचे जो रिटर्न है वो डाउनलोड हो जाएगी। फाइनेंशियल 24-25 मई ये अपनी जो टेबल नंबर 3 है उसमें जो अपन ने डेटा फीड किया है और ये अपनी जो इनपुट है वो अपन ने क्लेम करी है। ठीक है। आप इसको एक बार वेरीफाई ज़रूर करिएगा रिटर्न को। फिर अगर आपका कोई चालान बनता है कि मान लो आपकी जो लाइबिलिटी वो 10,800 है लेकिन आपके जो लेजर उसके अंदर बैलेंस नहीं है, तो आप जो भी है उसका चालान को क्रिएट कर दीजिए अगर कोई बनता है, और आपका कोई पेमेंट नहीं बनता है तो मेक पेमेंट और पर जाइए और आप सेट ऑफ को यस कर दीजिए और ये अपनी जो लाइबिलिटी वो सेट ऑफ हो जाती है। ठीक है। और फिर या तो आप DSC से या OTP से अपनी जो रिटर्न है उसको सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।